हाय गाइस। आज हम लोग दूसरे चरण में आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बात करते हैं कि आगे कौन कौन से और केस लॉ आए जिसके माध्यम से भारत के सर्वोच्चतम न्यायालय के द्वारा नए नए अधिकारों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में शामिल करते हुए मूल अधिकार घोषित किया गया। आर्टिकल 21 जो बात करता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो एक बार हम लोग फिर से जो है आर्टिकल 21 पे पहले प्रकाश डाल लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बात करता है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, यानी कि किसी भी व्यक्ति को उसके वैयक्तिक स्वतंत्रता और उसके जीवन से वंचित नहीं किया जाएगा एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, यानी कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के सिवाय किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन और वैयक्तिक स्वतंत्रताओं से वंचित नहीं किया जाएगा। ये अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ये वाक्य जो है जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, यानी कि भारत के संविधान में यह अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को जापान के संविधान से लेकर भारतीय संविधान के निर्माताओं के द्वारा अनुच्छेद 21 में शामिल किया गया है। अब अगले क्रम में हम लोग देखते हैं राइट टू स्लीप, यानी कि जो आर्टिकल 21 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा शामिल किया गया था सोने के अधिकार को, यानी कि राइट टू स्लीप इज फंडामेंटल राइट इनकॉर्पोरेटेड इन आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आइए समझते हैं कि किस केस में राइट टू स्लीप को फंडामेंटल राइट घोषित किया गया आर्टिकल 21 के तहत। केस था रामलीला मैदान वर्सेस होम सेक्रेटरी यूनियन ऑफ इंडिया, 2012 का केस है। इसका फैक्ट यह था कि ऑन द नाइट ऑफ 4th जून, यानी कि 4 और 5 जून के रात में 2011 में द मैन एंड वुमेन वेयर स्लीपिंग, कुछ पुरुष और महिलाएं सो रही थीं। मध्य रात्रि का समय था 4 और 5 जून 2011 के। हु केम फॉर योगा ट्रेनिंग, यानी कि जो योगा ट्रेनिंग के लिए दिल्ली रामलीला मैदान में आए हुए थे, लेड बाई बाबा रामदेव। बाबा रामदेव से योगा सीखने के लिए योगा ट्रेनिंग कैंप में जो पुरुष और महिलाएं आए हुए थे 4 और 5 जून के मध्य रात्रि में जब वह सो रहे थे, सडनली जो है एट 1 AM, यानी कि 1 बजे रात में, और एट दैट नाइट पुलिस यूज्ड लाठी चार्ज एंड टीयर गैस टू डिस्पर्स द क्राउड बाय इम्पोजिंग सेक्शन 144 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, यानी कि धारा 144 लगाते हुए पुलिस के द्वारा मध्य रात्रि के समय जब लोग सो रहे थे, शांतिपूर्ण तरीके से सो रहे थे, अचानक से लाठी चार्ज कर दिया जाता है, आंसू गैस के गोले बरसाए जाने लगते हैं कि भीड़ को तितर बितर किया जाए। इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने सियो मोटो कॉग्निजेंस लेके स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मामले पर सुनवाई किए और यह निर्णय दिए। अ बेंच ऑफ 2 जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टुक सियो मोटो कॉग्निजेंस of this matter and held that right to sleep is fundamental right incorporated in Article 21 of the Constitution। और इस केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दोनों न्यायाधीश के द्वारा यह निर्धारित किया गया कि सोने का अधिकार भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में उसके जीवन और वैयक्तिक स्वतंत्रता में शामिल है, अतः सोने का अधिकार भी, राइट टू स्लीप भी मूल अधिकार की श्रेणी में आता है। अगला केस है, जो अगला केस के माध्यम से राइट आर्टिकल 21 में समाहित किया गया वह है राइट टू एजुकेशन का, यानी कि
शिक्षा संबंधी अधिकार। तो आइए देखते हैं कि किस केस में शिक्षा संबंधी अधिकार को मूल अधिकार में रखा गया, आर्टिकल 21 में रखा गया, और आर्टिकल 21 में शिक्षा के अधिकार को रखते हुए मूल अधिकार घोषित किया गया। केस है मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, 1992 का केस है। दिस केस इज पॉपुलरली नोन एज कैपिटेशन फीस केस, यानी कि कैपिटेशन फीस केस के नाम से मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका को जानते हैं। इन दिस केस द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द Indian Constitution, which cannot be denied to a citizen by charging higher fees known as capitation fees, and the right to education flows directly from right to life। यानी कि किसी भी व्यक्ति को आप फीस में अत्यधिक वृद्धि करके उसके शिक्षा संबंधी अधिकार से वंचित नहीं कर सकते, क्योंकि इस केस में शिक्षा संबंधी अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत मूल अधिकार घोषित किया गया था। दूसरा केस आया उन्नी कृष्णन वर्सेस आंध्र प्रदेश, 1993 का केस। इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट राइट टू फ्री एजुकेशन इज अवेलेबल टू द चाइल्ड टिल 14 ईयर्स ऑफ द एज, यानी कि 14 वर्ष तक के बच्चों को फ्री और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करते हुए इसे आर्टिकल 21 में शामिल किया गया। अब हम लोग देखते हैं अगला अधिकार जो है वह राइट टू फ्री लीगल एड, यानी कि निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार। तो आर्टिकल 39A, जब हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को देखेंगे तो उसमें यह प्रावधान किया गया है कि राज्य यह व्यवस्था करेगा कि सभी को जो है निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त हो सके जब उसे उसके ऊपर कोई अभियोग या मुकदमा लाया जा रहा है। तो आइए देखते हैं कि राइट टू फ्री लीगल एड को किस केस लॉ के माध्यम से आर्टिकल 21 में शामिल किया गया। MH हास्काट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, 1978 का केस है। इन दिस केस ऑनरेबल जस्टिस Krishna Iyer said regarding right to free legal aid that this is the state duty and not government's charity, यानी कि right to free legal aid गवर्नमेंट्स की ड्यूटी है, यह उसके द्वारा दिया गया कोई दान नहीं है। If a prisoner is unable to exercise his constitutional and statutory right of appeal, including special leave to appeal for want of legal assistance, there is an implicit in court article under article 142 read with article 21 and article 39A of the Indian Constitution the power to assign counsel to the prisoners provided he does not object to the lawyer named by the court। यानी कि सबसे बड़ी बात जो यह है कि जब भी किसी व्यक्ति के द्वारा अभियोग लगाया गया है किसी व्यक्ति के ऊपर, तो मात्र उसे इस आधार पर फ्री लीगल एड देने से वंचित नहीं किया जाएगा, क्योंकि विधि का यह स्थापित सिद्धांत है कि दोनों पक्षों को सुना जाना चाहिए। और जो दूसरा पक्ष है वह या तो गरीबी है, या तो उसके पास लोग नहीं है, या तो उसकी पैरवी करने वाला कोई नहीं है, मात्र इसलिए जो है उसमें ऐसी कोई अयोग्यता नहीं आती है कि वह न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष न रखवा सके। और यदि खुद से वह अपना अधिवक्ता नहीं कर पाता है, देन इन दैट सिचुएशन स्टेट, राज्य जो है इज अंडर ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड हिम एज एक सफिशिएंट, एक अच्छे अधिवक्ता को उस प्रिजनर्स को, उस बंदी को दिया जाना राज्य का परम कर्तव्य होता है। और ऑनरेबल जस्टिस कृष्णा अय्यर साहब के द्वारा यह भी कहा गया कि राज्य जब अधिवक्ता मुहैया करा रहा है तब वह यह कदापि नहीं समझे कि वह बंदी के ऊपर, प्रिजनर्स के ऊपर कोई दान कर रहा है, कोई दया दिखा रहा है, बल्कि यह राज्य की ड्यूटी है
या उत्तरदायित्व है उसका कि उस राज्य की सीमा के अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति उसे सजा नहीं होनी चाहिए जिसे सुनवाई का मौका न दिया जाए। आर्टिकल 39A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड की बात डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में किया गया है। द स्टेट शैल सिक्योर दैट द ऑपरेशन ऑफ द लीगल सिस्टम promotes justice on the basis of equal opportunity and shall in particular provide free legal aid by suitable legislation or scheme or any other way to ensure that opportunity for securing justice are not denied to any citizen by reason of economic or other disabilities। यानी कि राज्य कोशिश करेगा कि वह सबको फ्री लीगल एड निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराए और किसी भी व्यक्ति को इसलिए जो है लीगल असिस्टेंस या विधिक सहायता से दूर नहीं करना चाहिए जो या तो आर्थिक कमजोरी की वजह से अपना अधिवक्ता नहीं कर पा रहा है या फिर किसी और निर्योग्यता की वजह से अपना अधिवक्ता नहीं कर पा रहा है। इन वजहों से कोई भी व्यक्ति अधिवक्ता के बिना नहीं रहना चाहिए। यानी कि यदि इस कारणों से जो है कोई अपना अधिवक्ता नहीं कर पा रहा है तब राज्य जो है अपने खर्चे पर उसे अधिवक्ता मुहैया कराएगी, क्योंकि राइट टू फ्री लीगल एड इज ए फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब अगला हम लोग बात करते हैं राइट टू डाई की, यानी कि मृत्यु का अधिकार। तो बहुत विवाद का विषय है कि राइट टू डाई फंडामेंटल राइट में शामिल है या नहीं, यानी कि जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल है या नहीं है। तो आइए देखते हैं कि क्या सीन है, जीवन के अधिकार में मृत्यु का अधिकार शामिल है या नहीं है। केस लॉ के माध्यम से हम लोग समझते हैं। पहला केस है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मारुति श्रीपति दुब्बल, 1987 का केस है। इन दिस केस द बॉम्बे हाई कोर्ट हेल्ड दैट राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 इंक्लूड्स राइट टू डाई, यानी कि जीवन के अधिकार में मृत्यु का अधिकार शामिल है। सबसे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मारुति श्रीपति दुब्बल के केस में निर्धारित किया and consequently struck down the section 309 of the Indian Penal Code, यानी कि भारतीय दंड संहिता की धारा 309 को इस तरीके से स्ट्रिक डाउन किया गया, इसे असंवैधानिक डिक्लेयर किया गया और बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा यह निर्धारित किया गया कि जीवन के अधिकार में मृत्यु का अधिकार शामिल है। इसके बाद अगला केस आया पी रथिराम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस को सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया और इसमें यह निर्धारित किया गया, बॉम्बे हाई कोर्ट के जो डिसीजन दिए गए थे कि जीवन के अधिकार में मृत्यु का अधिकार शामिल है, सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के डिसीजन को अप्रूव किया, उसे मान्य ठहराया, उसे माना और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी यही कहा गया कि जीवन के अधिकार में मृत्यु का अधिकार शामिल है। अगला केस आता है अरोड़ा रामचंद्र शानबाग का केस, जो काफ़ी दिनों के बाद जो है एक ऐसी लेडी नर्स के साथ सेक्सुअल असॉल्ट की घटनाएं हुई थी, जो कोमा में 42 साल बिताने के बाद जो है मृत्यु को प्राप्त हुई थी। उसके लिए जो है एक केस अरोड़ा रामचंद्र शानबाग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने आया, जिसमें इच्छा मृत्यु यानी कि यूथेनेसिया की मांग की गई थी। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि अरोड़ा रामचंद्र शानबाग के केस में क्या हुआ था। अरोड़ा रामचंद्र शानबाग, द पिटिशनर इन दिस केस वाज अ नर्स एट किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल इन परेल, मुंबई, यानी कि मुंबई में एक हॉस्पिटल है किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल, जिसमें अरोड़ा रामचंद्र शानबाग एज ए नर्स काम किया करती थी।
On the evening of November 27, 1973, a hospital sweeper assaulted her and used a dog chain to yank her back while around her neck. एक उसी हॉस्पिटल का स्वीपर था जिसके द्वारा अरुणा रामचंद सानबाग, जो एक नर्स लेडी थी वहाँ पे, उनके गले में कुत्ते का चैन बांध के उन्हें घसीटा गया, उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट की कोशिश की गई थी, रेप करने की कोशिश की गई थी. बट व्हेन ही सॉ शी वाज मेंस्ट्रुएशन ही only raped her. Instead, he tightened the chain around her neck in order to stop her from moving or causing any harm. The following morning, a cleaner discovered her lifeless corpse covered in blood on the floor. तो अगले दिन जब इस तरीके से जो है उस स्वीपर के द्वारा उसके साथ रेप करने का कोशिश किया गया और जब ये देखा गया कि मेंस्ट्रुएशन उसको आया हुआ है तो बैक साइड से उसके साथ रेप करते हुए उसके गले में चैन बांध के उसे घसीटा गया, जिसकी वजह से उसके गले की नस फट गई थी और ब्रेन में जो है उसके खून का रिसाव होने लगा, जिसकी वजह से वह कोमा में चली गई. अगली सुबह जब क्लीनर आता है तो यह देखता है कि मृत अवस्था में वह नर्स जो है फर्श पर लेटी पड़ी है. 36 years have passed since the aforementioned occurrence, यानी कि 36 साल का समय, 36 ईयर का समय बीत गया था जिस वक्त यह घटना हुई थी. एंड शी वॉज अनेबल टू मूव हर हैंड्स और लेग्स एंड हैड बीन लिविंग ऑन अ मैस्ड फूड. यानी कि इतने लंबे समय, यानी कि जिस दिन घटना हुई थी उसके 36 साल बाद वह ऐसी सीन में थी कि वह न अपना हाथ हिला सकती थी, न अपना पैर हिला सकती थी. वह मृत अवस्था में ही अपने बेड पर पड़ी रहती थी. एंड इट वॉज, जो हॉस्पिटल में, चूँकि वो कोमा में थी इसलिए वो कॉन्टिन्यूस पूरा समय जो है हॉस्पिटल में ही, वहीं मुंबई हॉस्पिटल में उसने बिताई. 36 साल का समय बीत गया था. मृत अवस्था की सीन आ गई थी, हाथ पैर वो जो है शुरू से ही नहीं हिला पा रही थी. आज भी वही स्थिति थी कि वह अपना हाथ पैर खुद से नहीं हिला पा रहे थे. इट वॉज सैड दैट देयर वॉज नो चांस फॉर हर हेल्थ टू गेट एनी बेटर एंड दैट शी वॉज टोटली रिलायंट ऑन KEM हॉस्पिटल इन मुंबई. यानी कि ये था कि इसके रिकवरी के कोई चांसेस नहीं बचे हुए हैं और जो भी है ये उस हॉस्पिटल की वजह से ही जिंदा है. Later, journalist and activist Pinky Virani petitioned the Supreme Court under Article 32 of the Indian Constitution. यानी कि अनुच्छेद 32 के तहत ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट पिंकी विरानी के द्वारा पिटीशन फाइल किया गया, क्लेमिंग देयर वॉज लिटिल चांस ऑफ हर रिवाइव एंड रिकवरिंग. यानी कि उसके पुनर्जीवित, उसके रिकवरी के बहुत कम चांसेस हैं. And the respondents were prayed for to cease feeding Aruna and allow her to pass away peacefully. और उनके द्वारा यह मांग की गई थी कि उसकी फीडिंग और जो भी उसको मेडिकल असिस्टेंट दिया जा रहा है उसको रोकने की उसमें परमिशन दी जाए, जिससे वह शांति से अपनी मृत्यु को प्राप्त हो सके. द पिटीशन आस्क्ड द रिस्पोंडेंट टू सीज फीडिंग अरुणा एंड अलाउ हर टू पास अवे क्वाइटली. इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो डाइंग मर्सी के लिए, एक मर्सी किलिंग के लिए प्रेयर किया गया था, उसमें यूथेनेसिया के लिए जो है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्पष्ट किया गया कि यूथेनेसिया, और उसमें भी दो तरीके की यूथेनेसिया की बात की गई दया मृत्यु की. एक एक्टिव यूथेनेसिया एंड दूसरा पैसिव यूथेनेसिया. एक्टिव यूथेनेसिया का मतलब होता है कि इज द यूज ऑफ सम हजार्डस सब्सटेंस और लीथल मेथड्स टू किल अ पर्सन. यानी कि एक्टिव यूथेनेसिया के माध्यम से कोई ऐसे खतरनाक सब्सटेंस उसको दिए जाते थे जिससे वह अपनी मृत्यु को प्राप्त कर सके. ऑन द अदर हैंड, पैसिव यूथेनेसिया इज स्टॉपिंग सम मेडिकल ट्रीटमेंट इन द एब्सेंस ऑफ विच अ पर्सन इज लाइकली टू डाई.
और पैसिव यूथेनेसिया के तहत जो उसको मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल असिस्टेंस दिए जाए, लाइफ सपोर्टिंग इक्विपमेंट पे जो उसको रखा जाता था, सिर्फ उसको हटा दिया जाता था। तो ये जो है पैसिव यूथेनेसिया की कैटेगरी में आता था। द पैसिव यूथेनेसिया कैन बी बोथ वॉलंटरली एंड इनवॉलंटरली, यानी कि पैसिव यूथेनेसिया वॉलंटरली भी हो सकेगा और इनवॉलंटरली भी हो सकेगा। 42 साल की बेहोशी के बाद हमेशा के लिए सो गई अरोड़ा, यानी कि देश में इच्छा मृत्यु पर व्यापक बहस की वजह बनी नर्स अरोड़ा शानबाग नहीं रही। 42 साल के खामोश जीवन के बाद उन्होंने सोमवार सुबह 8:30 बजे मुंबई के किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। अरोड़ा 1973 में यौन हिंसा के शिकार होने के बाद से ही कोमा में थी। अस्पताल के डिप्टी डीन प्रवीण बांगर के अनुसार निमोनिया के कारण पिछले 4 दिनों से उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। 66 वर्षीय अरोड़ा के साथ जो है उनके फेफड़े में जो लंग्स थे, उनके फेफड़े, उनमें संक्रमण हो गया था निमोनिया की वजह से। अरोड़ा पिछले 4 दशक से दर्द और अन्याय का चेहरा बनी हुई थी। 27 नवंबर 1973 को केईएम हॉस्पिटल के ही एक वार्ड बॉय सोहन वाल्मीकि ने नर्स अरोड़ा के गले में कुत्ते की चेन डालकर हिंसात्मक तरीके से दुष्कर्म की कोशिश की थी। दरअसल अस्पताल के डॉग रिसर्च लैबोरेटरी में काम करने वाले सोहन को कुत्तों के लिए आने वाला मांस खाने की आदत थी, यानी कि जो लैबोरेटरी में रिसर्च के लिए कुत्ते रखे गए थे और उनके लिए जो मांस आता था, उन मांसों को पकाकर वह खुद जो है वार्ड बॉय खा लिया करता था। दरअसल अस्पताल की डॉग रिसर्च लैबोरेटरी में काम करने वाले सोहन जो है कुत्ते के लिए आने वाले मांस खाने की आदत थी, और नर्स अरोड़ा जो वह लेडी नर्स थी, उसने उसको ऐसा करने से मना किया, जिससे वह चिढ़ गया। घटना वाले दिन जो है जब अरोड़ा ड्यूटी खत्म कर चेंजिंग रूम में पहुंची, तब घात लगाकर सोहन ने अरोड़ा का गला चेन से कसकर दुष्कर्म की कोशिश की। चेन कसने से दिमाग तक खून पहुंचने वाली नसें फट गई और अरोड़ा की आंखों की रोशनी चली गई। तब से ही उसी घटना के दिन से वह लड़की कोमे में थी। महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री विद्यासागर राव ने अरोड़ा के निधन पर शोक जताया और कहा कि लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है जैसे उन्होंने परिवार का सदस्य खो दिया है। वहीं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी संवेदना प्रकट की। ये उस वक्त की न्यूज़ थी जिस वक्त अरोड़ा रामचंद्र शानबाग मृत हुई, यानी कि वो मृत अवस्था में चली गई, उनकी मृत्यु हुई थी। तो मृत्यु के बाद जो है ये हेडलाइन बनाई गई वहाँ के न्यूज़पेपर में जो मुंबई में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद अगला केस आया कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2018 का केस है। इन दिस केस पैसिव यूथनेसिया वॉज एक्सेप्टेड। तो इस केस में भी पैसिव यूथनेसिया को एक्सेप्ट किया गया, बट डेथ मस्ट नॉट बी इंटेंडेड वन। लेकिन वह पैसिव यूथनेसिया के द्वारा जो मृत्यु कारित की जा रही है वह आशयित मृत्यु नहीं होनी चाहिए। तो बहुत बहुत दोस्तों आप सबको धन्यवाद। ये हम लोग दूसरे भाग में समझे कि किन किन केस लॉ के माध्यम से नए नए अधिकारों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में शामिल किया गया था। डोंट फॉरगेट टू वॉच पार्ट 3, यानी कि अभी इसका तीसरा भाग भी हम लोग लेकर आएंगे, जिसमें और आगे केस लॉ की चर्चा की जाएगी, जो नए नए अधिकारों का सृजन उनके माध्यम से किया गया और नए नए अधिकारों का जो है निर्वचन करते हुए उसे आर्टिकल 21 में शामिल किया गया। तो बहुत बहुत दोस्तों आप सबको धन्यवाद।